प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के माध्यम से आज एक और जो बहुत ही रोचक विषय हम सबको मिला है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे गोवा के सागर नाइक मुले से। सागर नाइक मुले वही जिनके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया, और जिक्र किस संदर्भ में किया था? कावी चित्रकला को लेकर। सदियों पुरानी गोवा की बहुत ही खूबसूरत परंपरा है जो लुप्त होती जा रही थी, लेकिन सागर नाइक मुले जैसे युवाओं ने आगे बढ़कर इस प्राचीन सदियों पुरानी चित्रकला को पुनर्जीवित करने या आज के हिसाब से, आज के माहौल या आज की टेक्निक या आज के विषयों के अनुरूप उसको नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया। तो आज हमारे साथ इस समय सीधे गोवा से जुड़े हुए हैं सागर नाइक मुले। सागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। मैं आपको सागर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले मुझे लगा था कि आपकी उम्र काफी होगी, प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में इतना कुछ बोला, आपने इतना सारा काम किया है। फिर मैंने आपकी फोटो देखी तो मुझे लगा आप बहुत यंग है ना? हाँ सर, हाँ सर, बहुत कितनी उम्र है आपकी? एक्चुअली मैं 31 ईयर का हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जर्नी जस्ट शुरू हुई है। पर कमाल की जर्नी है और आपके बारे में मैंने इतना कुछ जाना और पढ़ा जब सागर, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और मुझे लगता है कि आपकी बातचीत सुन के बहुत सारे हमारे देश के जो युवा हैं अलग अलग राज्यों में, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी बातों से। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बहुत ही क्रिएटिव एक ऐसे युवा से, जो गोवा के एक गांव में छोटी सी जगह है लेकिन वहां से पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, इस काम की बदौलत जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, यानी कावी चित्रकला के पुनर्जीवन का काम। तो मैं सागर आपसे अनुमति लेकर मैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा श्रोताओं को भी सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने आपके बारे में और आपके काम के बारे में बोला था। जरूर जरूर सर। तो आइए सुनते हैं। ओके सर। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में जानने को मिला है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जुटे हैं। कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं। दरअसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी। प्राचीन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचय कराया। समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी, लेकिन सागर मुले जी ने इस कला में नई जान फूंक दी है। उनके इस प्रयास को भरपूर सराहना भी मिल रही है। साथियों, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा कदम भी हमारी समृद्ध कलाओं के रक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अगर हमारे देश के लोग ठान लें तो देश भर में हमारी प्राचीन कलाओं को सजाने, संवारने और बचाने का जज्बा एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। देश भर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं। आप उनकी जानकारी नमो ऐप के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाएं। तो सागर, आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में जो बात की है। उन्होंने कहा कि आपने कावी चित्रकला को नया जीवन दिया है। अब ये जानना अपने आप में बहुत अनूठा है और बहुत रोचक होगा कि आपने किस रूप में और किस तरह से इस चित्रकला को, कावी चित्रकला को नया जीवन दिया है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप गोवा में तो हैं। गोवा इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत बार हम भी गए हैं, बहुत सारा घूमा हुआ है, लेकिन आप अभी गोवा के किस हिस्से में हैं? एक्चुअली सर मैं पोंडा सिटी से बिलोंग करता हूँ और हमारा गांव का नाम है अड़पई। अडपई गांव का नाम है, क्या बात है। अडपई के बारे में भी मैंने बहुत कुछ चीजें सुनी है। हाँ सर। सागर, आपसे आज बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि मैंने सुना जब प्रधानमंत्री जी का मन की बात प्रसारित हो रहा था 26 दिसंबर को, उस समय तो आप सो रहे थे जब प्रधानमंत्री जी आपकी बात कर रहे थे, ऐसा था क्या? एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री मेरे बारे में बोल रही है और मतलब पूरे इंडिया में ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है, कुछ पता नहीं था। अच्छा। और मेरा दिन भी शुरू नहीं हुआ था, मैं सो रहा था उस टाइम। एक्चुअली मैं यूजुअली 7:30-8 बजे उठता हूँ। हाँ। ये मेरा डेली रूटीन है, वो मेरा नॉर्मल टाइम है। हाँ। लेकिन हर रोज की तरह वो भी दिन था मेरे लिए
अननोन नंबर से मुझे फोन आता है। और जैसे यहाँ गोवा में अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो कैंपेनिंग बहुत हो रही है और फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि इलेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए। अच्छा। तो मुझे लगा पहले वैसे ही कोई अननोन नंबर रहेगा, लेकिन ये नंबर थोड़ा अलग था, तो मैंने रिसीव किया। हाँ। और नींद में ही था, मैं रिसीव किया और बातचीत करना शुरू किया। तो बोलने लगे, मराठी में बात हो रही थी एक्चुअली। हाँ। तो क्या मेरी बात सागर मुले जी से हो रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोलने लगे, जी हम आकाशवाणी पुणे से बोल रहे हैं और आपका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया है, तो हमको कावी आर्ट के बारे में जानना है। तो मुझे बड़ी हैरानी हो गई कि मतलब क्या है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि ऐसी कोई फर्जी फेक कॉल आ गई है? हाँ, मतलब वैसा ही था सर एक्चुअली। तो अच्छा। जब आकाशवाणी पुणे से बोला ना, तो मुझे सही लगा कि क्या है ना, कोई प्रॉपर ऑफिशियल कॉल है करके। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा कि सुबह सुबह ना, मतलब जब आपको कुछ पता नहीं रहता है, सडनली आपको ऐसा झटका जैसे मिलता है, ऐसा वाला बात है सर। मुझे लगता है उसके बाद तो बहुत सारी कॉल्स आपके दोस्तों की, आपके परिचितों की आनी शुरू हो गई होंगी। सर हाँ, मतलब क्या है ना कि मतलब कॉल पे कॉल आ रही है, कॉल, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है मोदी जी क्या बोले, कुछ आइडिया नहीं। तो मैं इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना थोड़ा भेज दो करके, वो लिंक है, वीडियो है, जो भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब मुझे विश कर रहे हैं, मैं सिर्फ थैंक यू हाँ ये बात वो बात बोल रहा हूँ। पर आपको तो खुद मालूम actually नहीं। ना मुझे कुछ मालूम नहीं था। जी। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मतलब शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छी शुरुआत थी। और आपने तो एक जगह ये भी कहा, मैंने पढ़ा था सागर की, प्रधानमंत्री जी ने आपके काम को लेकर आपके बारे में जो जिक्र किया, आपने कहा कि आपके लिए और गोवा के लिए तो ये नेशनल अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है। सर हाँ सर, क्योंकि क्या है ना, ऐसे ही मतलब इतने हाई लेवल के, और जो प्राइम मिनिस्टर जो नेशन के रहते हैं, वो आपका नाम लेते हैं, आपका स्टेट का नाम लेते हैं। जी। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली नेशनल अवार्ड हमारे गोवा के लिए मिल गया, मेरे लिए नहीं, गोवा के लिए। जी। बहुत ही अच्छा था वो मतलब वो टाइम। चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सागर। अभी हाँ तो सर। मुझे लगता है कि आपके जो करियर कहूँ या प्रोफेशन कहूँ या पैशन कहूँ, उसकी शुरुआत तो नहीं कहूंगा, एक स्तर तक उसकी पहुंच हो पाई है। आगे एक बहुत लंबी जर्नी है आपको जो पूरी करनी है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने आपके काम को लेकर जिक्र किया मन की बात में। अब थोड़ा ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका हल्का सा जिक्र किया था कि कावी कला है क्या, आर्ट जो है वो क्या है और किस तरह से आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसको रिवाइव करने या रिप्रोड्यूस करने या उसको फिर से उसको जीवन देने की जो काम और प्रक्रिया आपकी है, वो किस तरह का काम आप करते हैं? पहले तो मुझे सर ना मोदी जी के बारे में सिर्फ एक बोलना है। जी। मतलब एक जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पंडित नेहरू जी ने लता मंगेशकर जी को जैसे अप्रिशिएट किया था। अच्छा। क्या बात गाना है। गाने के, तो मैंने वो थोड़ा कंपैरिजन किया अरे अपने वाह। आप को। जब उन्होंने गीत गाए थे कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो हाँ, पानी। मेरे वतन के लोगों के बाद ना, मतलब उनको एक्चुअली वो तो सामने हुआ था, लेकिन ये मुझे ना ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस टाइम में मुझे मोदी जी ने ये बंदे को अप्रिशिएट किया। क्या बात। हाँ, तो ऐसा लगा। और शुरुआत करता हूँ सर मेरा आर्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो पहले गांव में आता हूँ सर, क्योंकि हमारा आड़पई गांव है, वो एक्चुअली चित्रकारों का गांव बोलते हैं, और कोंकणी में उसको कलाकारांचो गांव। जी जी, मतलब पढ़ा मैंने उसके बारे में। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना पहले बहुत सारी ड्राफ्टमैनशिप होती रहती थी। जैसे कि पोर्तुगीज आने से पहले और पोर्तुगीज आने के बाद भी बड़े बड़े जो अभी हम लोग बोट बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ना पहले उनको मोचवे बोलते थे, मतलब वो लकड़ी की बोट रहती थी पहले पूरी। अच्छा। तो यहाँ पे ना वो ड्राफ्टमैनशिप का मतलब वो स्किल्स थी बनाने की, तो यहाँ पे बनाते थे। तो वो ना सबके मतलब ब्लड में है एक्चुअली। अभी क्या है कि टाइम के हिसाब से ना बहुत सारे लोगों ने ना फाइन आर्ट में स्टडीज नहीं किया, सिर्फ थोड़े बंदे हैं, तो उसमें से एक मैं हूँ, और मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ, अपने कल्चर को लेके और फोक को लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से ना पूरे गोवा में आर्ट फ्लोरिश होता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे बड़ा गोवा में सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। जी, कुटुंब तो गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। मतलब पूरे
फैमिली इकट्ठा होके गणपति को सेलिब्रेट करती है। अच्छा। गोवा के हर हिस्से में ऐसे ट्रेडिशन नहीं है सर, सिर्फ हमारे गांव में है। सब ये फैमिली इकट्ठा होती है और पूरा 5 दिन खाना वहीं पर, सोना वहीं पर, मौज मजा सब वहीं पर। क्या बात तो है। और लास्ट में जब विसर्जन रहता है ना, तो सर फ्लोट परेड बनाते हैं। अच्छा। और वो फ्लोट परेड रहती है जो हमारे महाभारत रामायण है ना, हाँ। इनके सीन पे रहती है। तो नेचुरल टैलेंट है ना, वो यहाँ से ना शुरू होता है दिखाने के लिए, क्या बात है। एक्सपोज करने के लिए। तो यहाँ से ना आर्ट का एक्सप्लोरेशन होता है पूरे गोवा में। तो अभी क्या हो गया, ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे यहाँ पे कोई फाइन आर्ट के फील्ड में, तो वो बाद में इधर से दूसरे जगह पे विस्तार हो गया। अच्छा। अभी आता है मैं जो क्राफ्ट के बारे में, क्योंकि क्या है ना, पहले वो काम वैसा ही रहता था, तो वो उन लोगों के पास स्किल्स थी, लेकिन अभी सब गवर्नमेंट जॉब या मतलब प्राइवेट जॉब में चले गए, तो वो सब गुजरता चला गया और टाइम के साथ वो वैनिश हो रहा था सब। अच्छा। तो जब मैं मास्टर्स में पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद गया, तो मेरा फाइनल सेमेस्टर शुरू था, तो मुझे ना सर बहुत ही मैं अपने गांव को मिस कर रहा था। तो वो जो मिसिंग वाली फीलिंग्स है ना, वो मैंने पोर्ट्रे करना शुरू की मेरे काम के थ्रू, और ना मैं एंजॉय करता था कि मैं और मतलब मेरा जो कल्चर है ना, हम लोग साथ में ही है करके। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन मैं भी वहाँ पे अपने काम के थ्रू सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। आप लगातार कनेक्टेड थे अपने गांव से, वहाँ के कल्चर से, है ना? सर। क्या बात है, बहुत हाँ खूबसूरत। सर, एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट है मेरे काम के बारे में, और मतलब एनलाइटमेंट पीरियड वहाँ से शुरू होता है सर, क्योंकि मैं अगर हैदराबाद नहीं पहुँचता तो मैं अभी इस मोड़ पे नहीं आता शायद। तो हैदराबाद में आपने सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से अपनी मास्टर डिग्री ली थी, है ना? हाँ सर। बहुत हाँ खूबसूरत। ये एक हाँ, एक जो जज्बा है ना सागर, वो कमाल का है। मुझे लगता है कि भगवान कुछ लोगों को देते हैं और वो कुछ लोग जो है इतने खास होते हैं कि कुछ ना कुछ खास काम करते हैं देश और समाज के लिए। आपके बारे में एक चीज मुझे और मालूम चली थी, बताऊं? हाँ सर। आपको म्यूजिक का भी बहुत शौक है ना? हाँ सर। गाने इतना पसंद करते हैं, मुझे लगता है रेडियो भी जरूर आप सुनते रहते होंगे, है ना? हमारे घर में ना डेली रेडियो बजता है। मैंने क्या किया है, किचन में ना रेडियो लगाया है सर। अच्छा। और मतलब जब भी मेरी वो माँ और बीवी कुकिंग करती है, उनका ना हमेशा मन प्रसन्न रहना चाहिए करके। तो क्योंकि क्या है ना, जब अगर टीवी रखेंगे तो सारा ध्यान टीवी पे जाता है ना। बिल्कुल। ये रेडियो लगाने से क्या होता है, बाकी की सारी जानकारी भी मिलती है और सॉन्ग भी बजता है, और वो मतलब कभी कभार अनएक्सपेक्टेड रहता है कि कौन सा गाना बज रहा है, ये वो, तो मतलब वो हमारा चलता ही रहता है रेडियो। वाह वाह वाह। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में सागर नाइक मूले से हम बात कर रहे हैं, जो कि गोवा से ताल्लुक रखते हैं और एक बहुत ही सृजनशील चित्रकार हैं, कलाकार हैं। वैसे तो मुझे सागर ये नहीं समझ में आता है कि आपको हम किस रूप में इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसके इतने सारे डायमेंशंस हैं कि आप पेंटर भी हैं, आप मूर्तियां भी बनाते हैं, आप क्राफ्ट में भी आपकी बहुत मास्टरी है, कई चीजें आप बहुत सारी करते हैं। हाँ सर। लेकिन आप अपनी पहचान किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली अभी सर मैं मिक्स मीडिया वर्क ज्यादा करता हूँ। मैंने मास्टर्स और बैचलर स्कल्पचर में भी की है, लेकिन अभी का टाइम सर ऐसा है कि आप सिर्फ एक मीडियम को लेकर काम करते हैं तो मतलब वहीं पर फंस जाते हैं। तो मेरा मानना है कि क्या है ना, आप वर्सेटाइल होना चाहिए, कि ऑलराउंडर होना चाहिए। तो कल्चर में एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ, फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पेंटिंग में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, प्रिंट मेकिंग में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो ये सब मैं इकट्ठा करता हूँ, और ना मैं सर डरता नहीं हूँ कि अगर क्रिटिसिज्म हो जाए तो होने दो। जितना क्रिटिसिज्म होता है उतना अपने आप को ज्यादा मतलब बढ़ावा मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे साथ हो नहीं सकता। और मुझे सर डर नहीं लगता है कि नहीं मैंने करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ ना दिमाग में होता है कोई कुछ बोलेगा ऐसे, मतलब इस डर से ना बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ। तो वो उम्मीद वहीं पर खत्म हो जाती है। तो मेरा मानना है कि क्या है ना, कि काम करना चाहिए, जैसा भी हो, जो आता है आपके हाथ से कुछ नया बनेगा, कि कुछ यूनिक बनेगा, वो जब काम हो जाएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो वो वहीं पर खत्म हो जाता है और दिमाग में ही रह जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी मिक्स मीडिया वर्क में ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मिक्स मीडिया वर्क में ज्यादा विश्वास भी रखता हूँ, तो और एंजॉय करता हूँ। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि मिट्टी और मतलब गोबर को लेके आर्टिस्ट है इंडिया में बहुत सारे, लेकिन गोवा में बहुत ही कम है जो मिट्टी को लेके काम करते हैं।
पॉटरी, टेराकोटा, ये वर्क तो होते हैं, लेकिन पेंटिंग में किस तरह आप कर सकते हैं, ऐसे शायद मैं पहले हूँ गोवा में। और लोग सर और व्यूअर्स है ना अपने आप को मतलब कनेक्ट करते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है सर। मतलब वो उस पीरियड में जाते हैं, हाँ मैं इस एक वक्त के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मुझे लगता है सर एक्चुअली वो सक्सेस है, व्यूअर का जो मुंह पे फेस पे जो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो मुझे सक्सेस दिलाता है जी। अच्छा सागर, जो कावी चित्रकला है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया और बताया कि ये सदियों पुरानी परंपरा है और इसमें लाल मिट्टी का चूंकि प्रयोग होता है बहुत खास है, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं ये? देखिए सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, लेकिन आज भी उसके कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मंदिरों में दीवारों पर वो चीजें नजर आती हैं, पुराने घरों के भी कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिख जाते हैं कहीं ना कहीं गोवा में, खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी देखते हैं, कोस्टल एरिया में। तो ये जो कावी चित्रकला है, पेंटिंग है, इसको कैसे ये होती है, इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता रहा है? पुराने जमाने में सर एक्चुअली ऐसा किया था कि गोवा का वेदर देख के वो कावी आर्ट को प्रेजेंट किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती थी पहले के जमाने, अभी भी हो रही है लेकिन पहले जमाने में ज्यादा होती थी। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, मिट्टी को ही अपना मतलब मेन पिगमेंट रखकर वर्क करना शुरू किया। उसमें पालंकड़ करके एक प्लांट है, तो उसका ये गम निकालते थे। अच्छा। और वो मिट्टी में मिलाया जाता था। और काव मतलब सर एक्चुअली लेटराइट स्टोन है ना, उसका पाउडर जो रहता है उसको काव बोलते हैं। तो काव को कावी बनाया, और ये जो सब अप्लाई करते थे ना उसको हम लोग जैसे अभी सीमेंट यूज कर रहे हैं, सीमेंट और सैंड यूज कर रहे हैं, वैसे पहले चुना माटी को यूज करते थे। प्लास्टर को यूज करके प्लास्टर में थोड़ा सैंड डालते थे और जैगरी भी डालते थे। और मैंने सुना है इसमें सागर की जो सीपियां होती है, सीशेल्स होते हैं, उनको जलाकर उसके राख भी और फिर उसमें रेत, गुड़, जैगरी जो आपने बताया, इसको सबको मिक्स करते थे। हाँ यस सर, वही सर। वो उनका वो शेल्स का ना पाउडर बना के ये लोग पहले अप्लाई करते थे, बाद में ड्राइंग बनाते थे, और ड्राइंग बनाने के बाद पेंट वर्क करता था, मतलब कावी का डिजाइन ये अप्लाई करती थी, मिट्टी का सब पिगमेंट। और उसके बाद सर एचिंग मतलब ये जो हम लोगों को जो नेगेटिव पोर्शन है ना, ये निकालते थे बॉर्डर से। तो इसमें क्या होता था, कंट्रास्ट होता था, और बीच में क्या होता था कि थोड़ी ऐसे डिपनेस आती थी, तो वो थोड़ा ऐसा हम लोग बोलते हैं एम्बोस होता था। हाँ मतलब कावी का जो उधर पैटर्न बनाया है ना, वही उतना ही पार्ट एम्बोस होता था, क्योंकि वो ये लोग ना नेगेटिव पार्ट निकालते थे। जैसे इन लोगों ने अगर फ्लावर बनाया है तो फ्लावर का सिर्फ पेटल्स है ना, पेटल्स को ही मतलब रखते थे, साइड वाला पोर्शन ये निकालते थे। तो वो अपने आप उनमें कॉन्ट्रास्ट आता था, और वो वहां से कावी आर्ट का एरा शुरू होता है सर। क्या बात है। वैसे देखिए कितनी कमाल की बात थी, सागर की बुजुर्गों को ये मालूम था कि वहाँ मॉइस्चर बहुत होता है, नमी बहुत हवा में रहती है, बारिश बहुत होती है। जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो गोवा के हो, कर्नाटक के हो, महाराष्ट्र के, कोंकण का पूरा रीजन ही इसी तरह का है, तो वहाँ इस तरह की कला जो है खूब फली फूली। लेकिन मुझे लगता है साउथ गोवा में कुछ मंदिर अभी भी हैं, जैसे वेंकटेश और परशुराम मंदिर है, या वो क्षेत्रपाल एक मंदिर है जो अगरवाडो में है, वहाँ इस तरह की पेंटिंग मिलती है ना कावी? हाँ सर, आपको अगर आप नॉर्थ गोवा में जाओगे, आप पेन्ने करके सिटी है, यहाँ पे अभी तक उतना मंदिरों के ऊपर मतलब काम नहीं हुआ है। ओल्ड मंदिर है तो वो वैसे ही है। अच्छा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड में, हमारे साइड में पुराने मंदिर डिमोलिश करके नए मंदिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ वो जो कावी आर्ट का पैटर्न है वो खत्म होता है। तो वो पेन्ने साइड और मतलब पोंडा में हमारा विजया दुर्गा करके एक टेम्पल है, और साउथ में मल्लिका अर्जुन टेम्पल है। यहाँ पे ना ये ओरिजिनल आर्ट फॉर्म आपको दिखने को मिलता है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि मतलब अगर मंदिर नया बना रहा हूँ तो मेरा कुछ अपोज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे पहले मंदिरों में रहता था वैसे ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नए मंदिरों में भी आना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो रहा है सर कि पहले के ओरिजिनल मंदिर थे ना, उनका एक पैटर्न रहता था कि बारिश से वो बच सके, उनका जो डोम वगैरह थे वो मतलब एकदम शार्प रहता था। अभी क्या हो रहा है सर कि कावी आर्ट का तो वो पैटर्न चला ही जा रहा है, उसके साथ वो जो पहले वाला हमारा गोवन टेम्पल्स का जो फॉर्म था वो भी चला जा रहा है, क्योंकि साउथ मतलब चेन्नई, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका के मंदिर का फॉर्म है ना, मंदिरों का फॉर्म वो आ रहा है। तो
आर्ट के साथ वो मंदिर का पैटर्न भी चला जा रहा है, वो भी एक्चुअली सैड पार्ट है सर। वैसे कर्नाटक में अंकोला में एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण महामाया मंदिर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वहाँ भी कावी पेंटिंग बहुत अच्छी वहाँ देखने को मिलती है। रियलिटी में सर आपको बोलूं तो गोवा के मतलब अगर आप कंपेयर करते हैं ना गोवा और कर्नाटका में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है कावी आर्ट के बारे में जी। और वहाँ पे ना इन लोगों ने ज्यादा काम किया है, ये लोग इंटरेस्टेड है। अच्छा, वहाँ चूंकि जैसे पुराने टाइम में सागर मंदिरों की तो ये बात हम कर रहे हैं, पर घरों में भी लोग कावी पेंटिंग करवाते थे, जो ऐसे समृद्ध लोग होते थे, तो वो चीज अब वो भी गोवा में बहुत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में कर्नाटक में कहीं ना कहीं ये घरों में भी मिलती है और मंदिरों में तो है ही है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में सागर नाइक मुले गोवा से, उनसे हम बात कर रहे हैं। अडपई गांव का नाम है जहां पर ये साउथ गोवा में रहते हैं, पोंडा तालुका। आप जो बात कर रहे थे मंदिरों में कावी चित्रकला के बारे में, कावी आर्ट के बारे में और जो उसकी स्थिति है उसके बारे में आपने बताया। मुझे या किसी को भी इस बात का दुख होगा कि इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन जो है आर्ट की इस देश में और इस देश के इतने खूबसूरत प्रांतों में वो लुप्त हो रही है। लेकिन अब ये जानने की उत्कंठा और उत्सुकता ये है सागर कि आपने इस कावी ट्रेडिशन को किस तरह से बचाने की कोशिश की है और उसमें और किस तरह से ऐड ऑन किया, आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया है। एक्चुअली अभी जब बात आती है तब अभी सब लोग बोलते हैं कि उनको ओरिजिनल कावी आर्ट है वही चाहिए, लेकिन सर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो फिर से वो रिप्रोडक्शन होता है, नहीं तो कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा। जो मैं कॉपी पेस्ट में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं वही पर रिप्रोड्यूस या कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मुझ में और वो जो पहले वाले आर्टिस्ट लोगों ने बनाया था उनमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो मैं अभी 21st सेंचुरी का बंदा हूँ, तो मैंने कुछ उसमें और आगे लेके जाना है कावी आर्ट को, और मेरा प्रैक्टिस फ्रीलांसिंग में इंडियन कॉन्टेम्पररी आर्ट में है, तो मैं एज अ कॉन्टेम्पररी लेवल पे उनको देखता हूँ। और इसको पहले सर क्राफ्ट में देखा जाता था, मतलब थोड़े लोग निग्लेक्ट भी करते थे, किसी को मालूम भी नहीं था। तो ये आर्ट की बजाय इसको क्राफ्ट ज्यादा माना जाता था। हाँ सर, हाँ सर, क्राफ्ट ज्यादा माना जाता था। और अभी क्या हो रहा है कि मैं उनको ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उनको, और कावी के वो पैटर्न के साथ मैं खेल रहा हूँ। अच्छा। तो वो सर प्रैक्टिस करते करते वो सर आर्ट फॉर्म में आ गई, तो अभी ना थोड़ा लोगों का नजरिया चेंज हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, और लोगों ने एक्सेप्ट किया है सर। वो पहले मुझे अच्छा लगा कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीडिया भी सपोर्ट कर रही है। और जब बात आती है मोदी जी के मतलब मन की बात के ऊपर, तो वहाँ पे तो मतलब जैसे बल्ले बल्ले हो गई कावी आर्ट के बारे में। जी। तो एक बात बताएं सागर की, आपने बताया कि आप उसको पुरानी चीज को एज इट इज जैसी थी वैसे ही नहीं उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आज के हिसाब से आज के 21वीं सदी में जो चीजें हैं उपलब्ध भी हैं, तो उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या नई चीजें, जैसे मटेरियल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या उसमें भी आपने बदलाव किया, सब्जेक्ट्स जो है क्या उसमें भी आपने नई नई सब्जेक्ट्स उसमें डाले, तो किस तरह के सब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ये भी बताइए कुछ। हाँ, मटेरियल के बारे में पहले बोलूंगा सर, क्योंकि क्या है ना, कावी आर्ट मतलब सर पहले सिर्फ मतलब मिट्टी से बनाया हुआ जाता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्रेलिक कलर, नहीं तो हमारे न्यू मटेरियल्स पेन रहता है, बाकी के कलर्स रहते हैं, तो इन सब के साथ मैं खेलता हूँ सर। क्योंकि क्या है ना, टाइम के साथ हम लोगों को भी चलना चाहिए, और हम लोगों को भी दिखाना चाहिए न्यू जनरेशन को कि क्या है ना, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो वही सर एक मोड़ पे रहेंगे कि नहीं ये सिर्फ ऐसा ही है, ट्रेडिशनल है, मानता हूँ ट्रेडिशनल है, लेकिन ना हम लोग प्ले कर सकते हैं। और एज अ आर्टिस्ट लोगों को फ्रीडम रहता है, क्योंकि वो भी कोई जो बंदा है वो आर्टिस्ट जिसने बनाया, उन लोगों ने उस टाइम के हिसाब से बनाया। अभी मैं जो कर रहा हूँ इस टाइम से हिसाब से कर रहा हूँ, तो ये सारी सब चीजें चलती है सर। लेकिन मुझे होनी भी चाहिए सर। मुझे हैरानी भी होती है कि आप जैसे राख का इस्तेमाल भी करते हैं, मिट्टी तो है ही है, लकड़ी है, पत्ते, गाय का गोबर, या यहाँ तक कि जो सांप का जो स्किन होता है, केचुल होता है उसका, या मछली के स्केल्स हैं, ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ अपनी ऐसी क्रिएटिविटी बताएं, अपनी पेंटिंग्स या अपनी क्रिएशन ऐसी जिनमें आपने अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके बनाया हो, क्योंकि कुछ तो आपकी मुझे मालूम है बहुत पॉपुलर है। गोवा मुक्ति दिवस पे आपने एक बनाया था, या इसी तरह से एक और भी आपने वुडन स्कल्पचर बनाया था जिस पर प्रफुल्ल दहानुकर आर्ट अवार्ड भी आपको मिला था। तो किस तरह की चीजें थी जो आपने किस किस मटेरियल से ये चीजें बनाई थी?
एक्चुअली सर मेरा मेन सब्जेक्ट है कि गोवा की जो वैनिश हो रहा है ना कल्चर, वो मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जिसको एक वुड है, अगर वुड को टर्माइट अगर खा रही है, हाँ। तो मैं वो वुड को लेता हूँ। उसको ट्रीटमेंट रहता है जो होना चाहिए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है क्योंकि आगे जाके और सड़ ना सके। लेकिन वो जो फ्लेवर रहता है ना, ओरिजिनल फ्लेवर, वो उसी से मिलता है। वो मुझे करने की जरूरत नहीं मिलती है, मुझे सिर्फ ढूंढना पड़ता है। मैं ढूंढता हूँ और मेरा दिमाग वैसे चलता है वो चीज को लेके। अच्छा। तो नहीं तो वो सर कनेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि अगर व्हाइट एंट टर्माइट अगर आपके किसी काम को लग गई ना, तो वो पूरे बर्बाद कर देती है। हाँ। मतलब वो सब एरिया। तो अभी फिलहाल टाइम ऐसा आ रहा है क्योंकि जो अभी मॉडर्न एरा है वो वही कर रहा है सर। तो वो हमारा कल्चर को खा रहा है। तो मैं वो सब मटेरियल वैसा ही पकड़ता हूँ। आप अगर फिश कल्स देखे तो, क्योंकि मेरा डैडी है वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। अच्छा। क्योंकि मछली का जो हम लोग फेंकते हैं ना, वो स्काल, उसको मैं अपने आर्ट में लाके उसको कन्वर्ट करता हूँ आर्ट के रूप में। तो ये सारी चीजें सर, स्नेक का स्किन है जो मतलब वो छोड़ जाता है, तो वो भी मतलब मैंने एक स्टोरी में कन्वर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे नाग पंचमी करके श्रावण महीना रहता है, तो वहाँ पे ना सांप की पूजा की जाती है। और एक्चुअली हम लोग गोवा में सर नेचर को पहले प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल। तो ये सब अभी मॉडर्निटी में खत्म हो रहे हैं। तो मैं यही जो मतलब मेरा काम सिर्फ वही यही है, जो बाहर फेंकते हैं उनको मैं रीयूज करके आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एंजॉय करता हूँ काम में। न्यू मीडिया फॉर्म है, लेकिन मैं अपने आप को सेटिस्फाइड मतलब काम होने के बाद सेटिस्फाइड देखता हूँ। अच्छा सागर, वैसे जो पेंटिंग बनाई जाती है तो वो तो कहीं भी कैरी करना थोड़ा आसान होता है, एग्जीबिशंस में डिस्प्ले हो सकते हैं या उसको लोग खरीदते भी हैं। लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो क्रिएशन है, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा मुश्किल होता होगा इसको कैरी करना एग्जीबिशंस के लिए, या देश में अलग अलग जगह या देश के बाहर लेकर जाना। लोग खरीदते तो होंगे, ये तो तय बात है। लेकिन कुछ डिफिकल्टीज होती है जो आप जिस तरह की चीज क्रिएट करते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल वर्क रहता है। तो फ्रेजाइल होने से मतलब डिफिकल्टीज आती है थोड़ा पैकिंग वैकिंग करने के लिए भी। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ सर। अच्छा। मैं मेरा वर्क कहीं पर लेके जाता हूँ तो मतलब मैं डायरेक्ट कुरियर नहीं करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। थोड़ा मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है ना, काम को मैं अपने बच्चे की तरह संभालता हूँ सर। क्या बात। नहीं तो अगर मैं उसको ना सिर्फ एज अ काम करके और एज अ बिजनेस करके देखूंगा, तो मतलब वो सर काम भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके तो एक जो क्रिएशन है, एक रचना आपकी है जो कि लकड़ी से आपने बनाई थी 2019 में, वो मेरा ख्याल है जर्मनी में एक कलेक्शन का हिस्सा है। हाँ सर। वो क्या था और कैसे वहां पहुंचा वो? एक्चुअली जब जर्मनी का क्लाइंट ने इसके बारे में इंक्वायरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा काम अभी इंटरनेशनली भी मतलब अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बात। तो पहली बात है कि ये मैंने पूरा वुडन वर्क है, और मैंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा। सेल्फ पोर्ट्रेट बना के ना, जो मतलब बाल है ना मेरे, मतलब मेरे बालों की एक अलग आइडेंटिटी। मैं सागर आपसे पूछने वाला था, क्योंकि आपकी हेयर स्टाइल भी बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। वो भी बहुत तो अट्रैक्ट करती है, यूनिक है। हाँ सर, है ना, जिस तरह से आपने सिर पर जैसे साधु लोग मानते हैं, उस तरह से आपने पूरा सिर पर अपना जूड़ा बांधा होता है। वन टाइप ऑफ क्राउन ही पकड़ लो सर, आप क्राउन समझिए। जी बिल्कुल। नेचुरल क्राउन। और मैं अपने बालों का एंजॉय करता हूँ सर बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बोझ करके मतलब नहीं घूमता हूँ। नहीं, आप उन्हें बहुत प्यार करते होंगे, मुझे मालूम है। और ना सर मजा कब आता है, जब मैं बाहर ऐसे कहीं पर जाता हूँ, आउट ऑफ स्टेट या कहीं पर भी, मतलब गोवा के मार्केट में भी जी। तो ना, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा है कि मैं कान में बड़े बड़े डालता हूँ, बाल तो मेरे ऊपर रहते ही है, हाथ में बहुत सारा डालता हूँ। और ना पर्सनैलिटी को देख के ना मुझे ना कभी कभार लोग हंसते हैं, तो इतना मुझे बहुत खुशी होती है ना कि मेरे वजह से ना किसी के मतलब फेस पे स्माइल आ गई, बहुत अच्छा लगता है सर, वो कैसे भी हो।
तो वो अच्छा लगता है सर कि नहीं कुछ तो अलग मतलब हो रहा और नेचुरली हो रहा है सर। मैंने जानबूझ के नहीं किया है, वो टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंज होता गया। और अभी मैं उन्हीं को क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरे आर्ट फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। मेरी जो इमेज है ना, अच्छा। इमेज को मैं अपने काम में डिपिक्ट करता हूँ और उनमें क्या करता हूँ, अंदर बाद में गांव का सीन डालता हूँ, मतलब नेचर को हम लोग कैसे क्या देखते हैं उसको उसमें डालता हूँ। तो वो पोर्ट्रेट भी वैसा ही था मेरा पोर्ट्रेट। और मेरे बाल जो है ना उनको मैंने ऐसे मतलब थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में बनाया था और उसके ऊपर एनिमल्स और बर्ड्स के ना ऐसे मैंने स्किन के पैटर्न डाले थे। अच्छा। और पूरे मुंह में सर मैंने मेरा मुंह सिर्फ आउटलाइन के लिए मेरा मुंह था, अंदर पूरा गांव का सीन था सर। वाह। और बहुत बारीक बारीक काम था सर, जो अभी और थोड़े टाइम के बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। तो पुराने घर, गार्डन कैसे पहले वाला जो लकड़ी का कंपाउंड रहते थे वे वो, तो एक ओल्ड टाइप और मॉडर्न टाइप का दोनों में मिलजुल के एक काम बनाया था। और ये सर काम बाद में पहले हो गया, वो पहले उसको सर प्रफुल्ला दाहानुकर आर्ट अवार्ड मिल गया जी। बाद में क्या हुआ कि गोवा का म्यूजियम ऑफ गोवा है, तो वहाँ पे अफोर्डेबल आर्ट फेयर रहता है हर साल। तो अभी कोविड के टाइम में वो बंद पड़ गया थोड़ा, लेकिन उसके पहले मेरा वो काम का सिलेक्शन हुआ था। और वहीं पर वो जर्मनी का क्लाइंट आया था, तो उन्होंने देखा और वो इंटरेस्टेड हो गया, तो और यहाँ से बाद में वो जर्मनी चला गया। सागर, गांव जो है बार बार आपके क्रिएटिविटी में बहुत साफ साफ दिखाई देता है। गांव को लेकर आपके मन में बहुत आकर्षण है, और जिस तरह से आपने बताया कि आप ऐसे घर जो अब नहीं बनते, पुराने स्टाइल की चीजें जो खत्म हो रही हैं, तो उनको आप डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग या अपनी क्रिएटिविटी में। मुझे लगता है एक तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर रहे हैं। कोई अगर 1000 या 2000 साल भी उस पेंटिंग को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि गोवा में पुराने घर कैसे होते थे, पुराने मंदिर कैसे होते थे, कैसा जीवन होता था गांव में उस समय का। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है इस बहाने, है ना? हाँ सर, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ सर, अभी सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन सर जी। और हमने उसको यूज भी करना चाहिए। सिर्फ अपना ऐसे फोटो डाल के करना वो मुझे ज्यादा सर अच्छा नहीं लगता। जी। मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं उसको एज अ मेरा गैलरी सोर्स समझता हूँ। हाँ। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि नॉर्मल जो कॉमन मैन रहते हैं ना, वो हर बार आर्ट गैलरी में नहीं जाते हैं, सच बात। और उनको आर्ट के बारे में पता भी नहीं चलता है। और मेरा सर ये मानना है कि आर्ट जो है ना वो सबके साथ पहुंचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए क्या होता है आर्ट वर्क, कौन आर्टिस्ट लोग रहते हैं, क्योंकि कॉमन लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ मतलब ऐसा सोचना रहता है ये बड़े लोगों का खेल है आर्ट मतलब। तो मैं क्या करता हूँ सर, कुछ भी हो तो मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, और ऐसे करते करते मुझे ना सर डॉक्यूमेंटेशन करने का बहुत शौक है। वाह। तो मैं अगर कहीं से गुजर रहा हूँ और मुझे दिखा कि नहीं ये चीज इंटरेस्टेड है, ये लोकेशन अच्छा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट शूट करता हूँ, क्योंकि फोन तो साथ रहता ही है। हाँ। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में कावी चित्रकला के बारे में और उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं सागर नाइक मुले से, जो कि गोवा में है। अडपाई गांव है वहां साउथ गोवा में, उसी गांव में रहते हैं और गांव से इन्हें बहुत बहुत मोहब्बत है। ये बात बहुत अच्छी लगती है सागर आपकी, कि आप इतना ज्यादा अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इतना फैसिनेशन है आपके अंदर अपने गांव को लेकर। ये चीज हमें बताएं, थोड़ा सा जानने की इच्छा ये होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज स्थिति काफी बेहतर है सागर। आपकी पेंटिंग से आपकी जो क्रिएशंस हैं वो जर्मनी तक पहुंची हैं, तमाम जगह लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन शुरू में क्या कुछ ज्यादा स्ट्रगल था लाइफ में? आपने कुछ जॉब भी शायद ट्राई की थी या की, ताकि थोड़ी रोजी रोटी चल सके, गुजारा हो सके? एक्चुअली सर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि नौकरी की जरूरत है मुझे, और मैं प्रिफर भी नहीं करता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब मुझे मिले और अभी भी जॉब के तलाश में रहते हैं कि नहीं जॉब के बिना हम लोग इनकम्प्लीट है। तो मेरा मानना है कि जॉब लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ विदाउट जॉब हो सकता है। थोड़ा लोगों का बिजनेस भी होता है, तो मतलब वो आपको बैकअप करता है, लेकिन मेरा ऐसा था कि नहीं, जो करना है सिर्फ आर्ट से ही करना है, क्योंकि इतना आर्ट ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है कि पहले जमाने के जो आर्टिस्ट थे वो भी ऐसे ही थे सर, वो अभी लेजेंड बन गए हैं सर, और उनका हम लोगों को जो आर्ट हिस्ट्री भी सिखाते हैं ना, उनके ही सब काम का रेफरेंस सिखाते हैं।
तो हम लोगों ने सर वहाँ से उनको देख के, उनके काम को देख के इंस्पायर होना चाहिए एक्चुअली सर, कि हम लोग हमारे स्टेट के लिए, हम इंडिया के लिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी का टाइम ऐसा है कि नहीं, हम लोग जॉब भी करेंगे और ऐसे भी सोचते नहीं सैटरडे संडे हम लोग वो करेंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। आपको फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए अपने एक ही काम को लेकर, तो तभी कुछ इंडिया आगे जाएगा। इंडिया का नाम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स पहुंच जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो शायद बहुत पीछे रहेंगे अपने अपने फील्ड में। अभी जितने भी जो लेजेंड लोग, मास्टर्स लोग बने हैं, उन लोगों ने बहुत टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि जल्दी मिल जाता है सक्सेस, लेकिन ये लोगों ने ना बहुत रियाज किया हुआ है सर, तो हम लोगों को वो करना चाहिए। हम लोग सिर्फ सर सक्सेस देखते हैं लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं, उन लोगों ने किस तरह से दिन गुजारे हैं। वैसे सागर, आपका स्ट्रगल किस तरह का रहा है? सर एक्चुअली पहले से ही मुझे ऐसा था कि हमारे घर में सर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली से बाद में हम लोग सब ऐसे सेपरेट रहते हैं। डैडी और मेरी माँ उतनी पढ़ी हुई नहीं है, तो इन लोगों का क्या, डैडी का था कि डेली वेजेस पे काम करने के लिए जाते थे। अच्छा। तो पहले के दिन बहुत ही मतलब बहुत खराब थे सर। हम लोगों का ऐसा था कि अगर मैं किसी जत्रा में जाता हूँ और त्योहार आता है तो नए कपड़े खरीदने के लिए या ऐसे कुछ खिलौना मांगने के लिए ऐसे ये नहीं होता था कि चलो खरीद ले करके। तो और माँ भी हमको बताती थी कि नहीं अगले साल लेंगे, अच्छा करेंगे। वैसे वाले दिन थे सर। फिर भी हम लोगों ने ऐसे, मैंने कभी भी ऐसे वो दिन को ऐसे ये नहीं किया नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, कभी भी नहीं सर सोचा सर। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ पे माइनिंग का पहले बिजनेस चलता था गोवा में। तो मेरे डैडी वो बार्ज पे काम के लिए मतलब ज्वाइंट हो गए, तो वहाँ से मतलब हमारे अच्छे दिन आ गए वहाँ में। तो अच्छा ही चल रहा था और मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ रहा था सर। तो 2011 में माइनिंग का बिजनेस बंद हो गया सर। अच्छा। वो होने के बाद डैडी फिर से सिर्फ घर में रहते थे और मछली के लिए मतलब हमारा ये एरिया का पानी रहता है, इधर नदी है एक जुआरी नदी, तो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसको एज ए हेल्पर करके बुलाते थे। और बाद में बीच में ये उनके एक फ्रेंड का होटल है तो वहाँ पे जाते थे। तो मेरे ऊपर ना वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली शुरू हो गई थी कि नहीं, मैं क्या करता था, मैं पढ़ता भी था और पार्ट टाइम में सर कुछ ना कुछ काम करता था, मतलब रिलेटेड टू आर्ट वर्क। अच्छा। तो काम भी उसी टाइम से मतलब कर रहा था और पढ़ाई भी उसी टाइम से कर रहा था। बाद में थोड़ी करके आदत हो गई। जब मैं हैदराबाद में पहुंचा तो भी सर वहाँ पर भी वैसा ही था। हैदराबाद के जो बड़े आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट है, वो मेरे थोड़े फ्रेंड थे, तो उन लोगों ने मुझे कमीशन वर्क देते थे। 2 साल बाद मैंने अपना खुद का काम करना शुरू किया और वहाँ से करते करते जर्नी शुरू हो गई। इस तरह से चल रही है सर। स्ट्रगलिंग दिन बहुत थे सर, लेकिन मैंने कभी स्ट्रगल को ऐसे मतलब नेगेटिव इंप्रेशन से नहीं देखा है सर, एंजॉय किया है सर। एक चीज सागर, आपकी एक पेंटिंग है, उसकी चर्चा बहुत हुई है क्योंकि जब गोवा मुक्ति दिवस होता है 19 दिसंबर को होता है, तो 2020 में आपने एक बनाई थी ये 60वें मुक्ति दिवस पे गोवा के। उसमें क्या खास था, किस तरह के मटेरियल और क्या क्या चीजें उसमें आपने डिपिक्ट की थी? सर क्या था कि गोवा लिबरेशन डे को 60 इयर्स हो रहे थे और मेरा मानना है कि मैंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है अपने लैंड के लिए। तो थ्रू मैं एक ऐसे काम करूंगा कि इनको, ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, इनको कुछ ना कुछ मैं ट्रिब्यूट करूंगा मेरे काम से। क्योंकि अभी 60 इयर्स हो रहे हैं तो मैंने 60 अननोन फ्रीडम फाइटर है, मतलब जो सेलिब्रेटेड नहीं है, उनको मैंने मेरे काम में शामिल किया। 60 नंबर के अंदर मैंने 60 लोगों के पोर्ट्रेट बनाए सर फ्रीडम फाइटर के। अच्छा। और उसमें सर ऐसा था कि सब काम मिट्टी से था, क्योंकि इन लोगों ने मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वाह। चलते चलते एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर आर्टिस्ट का कुछ अपना एक विशेष स्टाइल होता है और उसको माना जाता है कि वो उसका सिग्नेचर स्टाइल है आर्टिस्ट का। आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? मिट्टी मेरा सिग्नेचर स्टाइल है सर। क्या बात है। बहुत सुंदर। हाँ, मतलब मिट्टी, मतलब और कुछ नहीं सर।
जब तक मेरी जान है सर मिट्टी के लिए काम करूंगा और मिट्टी का नाम रोशन करूंगा, यही सर। बहुत सुंदर आपके भाव भी हैं, आपकी कला भी है सागर। मात्र 31 साल की आपकी उम्र है और आपकी सोच में इतनी गहराई है। देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, जड़ों के लिए और इस मिट्टी के लिए आप जो सोचते हैं वो सचमुच आपको हम सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए। और आपको बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं सागर। जो आपकी सोच और जो आपका उद्देश्य है वो इसी तरह से फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, गोवा का नाम हो और इस देश का भी नाम हो। थैंक यू सर, आपके साथ बात करके और मतलब बहुत खुशी हो गई सर, प्रोत्साहित भी हुआ सर आपके साथ बात करके। सर एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि 75 इयर्स है ना सर, तो उसके लिए मेरा मन था कि कुछ ना कुछ इंडिया के लिए मैं बनाऊं करके। तो पहले मैंने एक पेंटिंग बनाया और उसी के ऊपर एक मैंने सॉन्ग बनाया जो कोंकणी में है सर। अच्छा। और लिख के अभी सोचा कि इसके ऊपर मतलब वीडियो सॉन्ग बनाऊंगा। तो एक्चुअली मेरे पास कुछ बजट नहीं था सर, तो मैंने क्या किया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे म्यूजिक फील्ड से या और दूसरे डिपार्टमेंट से, तो मैंने सबको इकट्ठा किया और उनको बोला कि मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो भारत माता के लिए काम कर रहे हैं और एक ऐसा ट्रिब्यूट करेंगे गोवा की तरफ से। तो ये ना सर सब लोगों ने मुझे साथ दिया सर। अच्छा। और यहाँ पे सर एक सॉन्ग बनता है भारत भूई करके। भारत भूईच्या इतिहासातल्यान फुल्ली फुलां आज कालची कळी। भारत भूईच्या इतिहासातल्यान फुल्ली फुलां आज कालची कळी। मोडती सजती सजली गुणाची भारत भूय हसत मजी। मोडती सजत सजली गुणाची भारत भूय हसत मजी। सागर, अब आज आपसे इतना मजा आया बात करके और बात खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर समय की एक सीमा है, तो इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और श्रोताओं जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।